और चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। एक तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1, देन हमने उसी का दूसरा पार्ट देखा चैप्टर नंबर 1A इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आज हमें चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखना है, दैट इज चैप्टर 1B क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चैप्टर 1B है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर की बात करूं तो एग्जाम में मई 17 और 1917 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मई 18 में 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया न्यू सिलेबस में, और 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया ओल्ड सिलेबस में। इसी तरीके से नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ओल्ड सिलेबस में 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कह सकते हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना आए, 0 मार्क्स, और ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें तो हो सकता है 5 नंबर तक का एक थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और जैसा मैं बोल रहा हूं थ्योरी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रैक्टिकल बनता नहीं है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे, बट मोस्टली चांसेस यही है इस पार्ट में से आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम जो इस पार्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उसका आगे जाके कुछ चैप्टर में एप्लीकेशन होना है, जिसकी वजह से यहां पे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। अब इश्यू ये है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने। देखो जी, इस चैप्टर में हमें केवल और केवल 3 टॉपिक कवर करने, बहुत छोटा सा पार्ट है। हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जैसा कि चैप्टर का नाम है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, और एक हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। तो इस पार्ट में हमें 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। सबसे पहले तो बात यही आती है, सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है इसका मतलब क्या है। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को बनाते वक्त या फिर सर्विस को प्रोवाइड करते वक्त जो भी कॉस्ट आती है उसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लिया गया, क्लासिफाई कर लिया गया, तो उसको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बोल दिया। कैसे? जैसे मैं कहता हूं डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस। अब डायरेक्ट मटेरियल का जो एक्सपेंस है ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी है। डायरेक्ट मटेरियल का जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, डायरेक्ट कॉस्ट भी है, और डायरेक्ट मटेरियल का जो खर्चा है वो वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो यहां पे क्लासिफिकेशन कर लिया गया कि वेरिएबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट कितने तरीके की हो सकती है, या फिर कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे किसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया गया। या जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च वगैरह करने से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं उसको, तो उस सिचुएशन में कौन कौन सी कॉस्ट उनको ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस, जिसमें हमें सबसे पहले डिसाइड देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी का जो पार्ट है वो आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह में ऑलरेडी पढ़ के आते हो। देखो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कह दो, कई बार इसको ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर भी बोल दिया जाता है, कई बार इसको ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर भी बोल दिया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कह दो, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कह दो, एक ही बात है। और कॉस्ट को इस बेसिस पे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज टोटल कॉस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कॉस्ट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला वेरिएबल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट,
ऑल्सो नॉन एज पीरियड कॉस्ट, और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो नॉन एज टोटल कॉस्ट। सिंपल सी बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। दोबारा एक बार, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। लाइक अगर मैं कहता हूं एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपए का एक्सपेंस आता है, तो 2 यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए का एक्सपेंस आएगा, 3 यूनिट बनाने के लिए 15 रुपए का आएगा, 4 यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपए का आएगा। तो आप देख सकते हो एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए है। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाता जा रहा हूं, सेम प्रोपोर्शन में आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूं एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 5 रुपए है, 4 यूनिट को बनाने की कॉस्ट 20 रुपए है, तो 4 यूनिट को बनाने की कॉस्ट 20 रुपए है, तो एक यूनिट की तो वहां पे भी कॉस्ट 5 रुपए ही आएगी, क्योंकि 20 रुपए की कॉस्ट है 4 यूनिट को बनाने की, तो 20 डिवाइड बाई 4, एक यूनिट की कॉस्ट तो 5 रुपए ही है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में तो चेंज होती है उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट या प्रोडक्शन चेंज होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है शॉर्ट टर्म पीरियड में। एग्जांपल्स की बात करें, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे के सारे तो वेरिएबल होते ही है। और जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, पावर वगैरह के एक्सपेंसेस, वो भी यहाँ पे कवर किए जा सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? चेंज होगा इसमें और वेरिएशन आएंगे इसमें, कैसे? इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आउटपुट और वॉल्यूम में प्रोडक्शन में चेंज होगा, वैसे वैसे इस कॉस्ट में भी चेंज आएंगे। लेकिन अगर आप पर यूनिट की बात करोगे तो पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। ऐसा नहीं है कि मटेरियल की कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है तो वो हमेशा ही 2 रुपए पर यूनिट रहनी है। हाँ, आप कह सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड जो कि नॉर्मली 6 महीने 12 महीने होते हैं, उसमें ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर के खर्चे हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, या वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो पार्ट जो कि वेरिएबल है, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की केवल और केवल 2 स्पेशलिटी, टोटलिटी में चेंज होगी इन द सेम प्रोपोर्शन विद द आउटपुट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज ओवरहेड्स। सेकेंड कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो नॉन एज पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पीरियड पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं कहता हूं एक बिल्डिंग का रेंट है 50,000 रुपए पर मंथ, तो 1 महीने का 50,000 रुपए है, 2 महीने का 1 लाख होगा, 3 महीने का 1.5 लाख होगा। लेकिन वो किस पे डिपेंड है? वो पीरियड पे डिपेंडेंट है। अगर आप किसी भी महीने में 5,000 यूनिट बनाओगे तो भी रेंट 50,000 है, 6,000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 है, 4,000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसको पीरियड से मतलब है कि इतने पीरियड की कॉस्ट इतनी है तो इतने पीरियड की कितनी होगी। 50,000 रुपए 1 महीने का रेंट है तो 3 महीने का 1.5 लाख रुपए होगा। और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की मैं बात करूं, ये चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन आउटपुट। जैसे कि मैंने कहा 50,000 रुपए का रेंट जो है वो फिक्स है। अगर आप 5,000 यूनिट बनाओगे तो 50,000 डिवाइड बाई 5,000 10 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है। यही जब आप 4,000 यूनिट बनाओगे तो 50,000 डिवाइड बाई 4,000 12.5 पर यूनिट हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटलिटी में कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में, लेकिन पर यूनिट वो चेंज होती रहती है विद द चेंज इन आउटपुट। देखो, कांस्टेंट रहती है फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का लेवल क्या है, डजंट मैटर। 50,000 रुपए पर मंथ का रेंट है तो 50,000 रुपए पर मंथ।
लेकिन अगर पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट ये फ्लक्चुएट होगी। 50,000 रुपए रेंट, 5,000 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपए पर यूनिट, 4,000 यूनिट बनाई तो 12.5 पर यूनिट। तो पर यूनिट ये फ्लक्चुएट होगी विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा पर यूनिट ये चेंज होती रहेगी। एग्जाम्पल की बात करें, रेंट हो गया, डेप्रीशिएशन अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो तो स्टाफ वगैरह की जो सैलरीज वगैरह होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में चेंज होगी, फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फ्लक्चुएट होगी। तो सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है या टोटल कॉस्ट क्या है? कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसका टोटल जो है उसके अंदर कुछ पार्ट अगर वेरिएबल हो और कुछ पार्ट अगर फिक्स हो तो उस टोटल अमाउंट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। अगर कोई टोटल कॉस्ट जिसके अंदर कुछ पार्ट वेरिएबल हो और कुछ पार्ट फिक्स हो तो उस टोटल कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। सर एग्जांपल से समझो। एग्जांपल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स होते हैं, अगर आप पूरे 1 महीने के लिए अपना घर बंद करके कहीं घूमने के लिए चले जाते हो तो क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आता है? आंसर है नहीं। मान लो आपका बिल 100 रुपए कम से कम आता है। अगर आप घर भी बंद कर देते हो, 1 महीने तक बिल्कुल भी बंद कर दिया, लाइट वगैरह आप सारा का सारा ऑफ करके चले गए, फिर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 100 रुपए का आता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ में से एग्जांपल 200 यूनिट कंज्यूम करते हो बिजली की, 200 यूनिट कंज्यूम करते हो बिजली की, और मान लेते हैं एक बिजली की यूनिट का रेट है 5 रुपए का। अब जब आप घर पे नहीं थे तो 100 रुपए का बिल आया, लेकिन जब आप घर पे हो और 200 यूनिट आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी की यूज की है और एक यूनिट का रेट है 5 रुपए का, तो आपका टोटल बिल जो है वो 1100 रुपए है। अब ये जो टोटल बिल है 1100 रुपए का, ये 1100 रुपए ना तो केवल और केवल वेरिएबल है, ना ये केवल और केवल फिक्स है। ये 1100 रुपए में कुछ पार्ट वेरिएबल है 1000 रुपए का और कुछ पार्ट फिक्स है 100 रुपए का। तो इस कॉस्ट को बोल दिया गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये 1100 रुपए कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट का। इंक्रीज होगी, डिक्रीज भी होगी इन एक्सपेंसेस, लेकिन नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट चेंज होगी अगर आप 200 की बजाय 300 यूनिट कंज्यूम करोगे तो होगा क्या? 300 इंटू 5 बिल आएगा टोटलिटी में 1600। 100 तो आना ही आना है, 1500 और 1600। तो ये इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही जिस प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। आप देखोगे आपका जो आउटपुट है 200 से 300, मतलब 100 यूनिट आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम करी, 1.5 गुना कह सकता हूं मैं। 200 से 300 मतलब 1.5 गुना। लेकिन आप अगर बिल देखोगे तो आपका बिल 1.5 गुना नहीं बढ़ा, क्योंकि 1.5 गुना अगर मैं बात करूं तो 1100 का 1.5 गुना 1650 रुपए बनता। इसका मतलब कॉस्ट में इंक्रीज तो हुआ लेकिन नॉट इन प्रोपोर्शन विद आउटपुट, उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में आउटपुट इंक्रीज हुआ। एग्जाम्पल की बात करूं जो मैंने दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसी तरीके से जो टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं पोस्ट पेड, उनका भी यही सीन होता है। एक मंथली रेंटल फिक्स है, अकॉर्डिंगली बाकी आप जो भी यूज करोगे उसके हिसाब से आपका बिल बन के आएगा। लेकिन जो बिल की टोटल अमाउंट होगी दैट विल नॉट बी टोटली वेरिएबल, टोटली फिक्स। इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, जिसकी वजह से इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया गया। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कॉस्ट 3 तरीके की हो सकती है। सिंपल मीनिंग, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। टोटलिटी में चेंज होगी इन द सेम प्रोपोर्शन विद आउटपुट, पर यूनिट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज पीरियड कॉस्ट। टोटलिटी में कांस्टेंट रहेगी शॉर्ट रन में, पर यूनिट फ्लक्चुएट होगी विद द चेंज इन आउटपुट।
रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, स्टाफ सैलरीज हो गई, और इन दोनों का अगर कोई कॉम्बिनेशन कॉस्ट है तो दैट इज नॉन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स। चेंज होगा लेकिन नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन विद आउटपुट। 3 तरीके की कॉस्ट तो हमने देखी। देखो जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात आई तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में मैंने आपको अभी तो ये बोला कि 100 रुपए फिक्स है, 1000 ये है 1100 रुपए। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी ये 100 रुपए तो फिक्स है और ये वेरिएबल है। लेकिन अगर आपका बिल आता है से एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का और आपको ये नहीं पता हो कि इसमें कितना पार्ट फिक्स है और कितना पार्ट वेरिएबल है, और आप उसको कैलकुलेट करना चाहो कि सर 1100 रुपए जो मेरा बिल आया है इसमें कितना पार्ट वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स है, तो उसको अलग अलग कैसे किया जाए कि टोटल कॉस्ट में कितना पार्ट वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स है। और इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इस पार्ट को देखने से पहले मैं चाहूंगा आप कुछ पार्ट कॉपी कर लो, एक हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 1B, हेडिंग पुट करो अपने रजिस्टर में, चैप्टर नंबर 1B, चैप्टर का नाम लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, चैप्टर का नाम लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखो 0 to 5 मार्क्स की वेटेज, 0 to 5 मार्क्स की वेटेज, और ब्रैकेट में लिख लो T, दैट इज थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो टॉपिक्स, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो टॉपिक्स, और ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो कॉपी करो आप। इसके बाद हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, और बिल्कुल जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है बिल्कुल एज इट इज इसको कॉपी करो। अपने नोट्स निकालो और नोट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ए। एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। कौन से ईयर की? 2015 की। इन 2015 वेरिएबल कॉस्ट वाज 200 पर यूनिट। 2015 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200 रुपए थी एंड फिक्स्ड कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट। प्रोडक्शन वाज 1,20,000 यूनिट। 2015 में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200 रुपए पर यूनिट थी, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए और प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट का था। इट इज एक्सपेक्टेड
that production in 2016 will increase to 1,60,000 यूनिट। अब अगले साल ये एस्टिमेशन है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1,60,000 यूनिट का होगा। वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 25%। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 200 रुपए पर यूनिट, ये आपकी 25% से बढ़ जाएगी। 200 रुपए का 25% से बढ़ने का मतलब है 50 रुपए का इंक्रीज होना, तो इट विल बी 250 पर यूनिट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट बाई 10% इन 2016, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन हमसे केवल और केवल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जानना चाह रहा है 2016 में। देखो सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा, लास्ट ईयर फिक्स्ड कॉस्ट थी 40 रुपए पर यूनिट और आप 1,20,000 यूनिट बना रहे थे। इसका मतलब लास्ट ईयर 1,20,000 इंटू 40, 48 लाख रुपीज की आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही थी। लास्ट ईयर 48 लाख की आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही थी, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10% से अब इंक्रीज हो जाएगी। तो 48 लाख का 10% होता है 4,80,000। तो 48 लाख प्लस 4,80,000, आंसर विल बी 52,80,000। इसकी कैलकुलेशन शो कर देते हैं। आओ जरा आंसर में हेडिंग डालो, आंसर नंबर 1। हमसे केवल और केवल 2016 की फिक्स्ड कॉस्ट पूछी गई है, लेकिन 2016 की फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपको 2015 की फिक्स्ड कॉस्ट एनालाइज करनी पड़ेगी, जो कि सिंपल कैलकुलेशन क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है कि लास्ट ईयर 1,20,000 यूनिट आप बना रहे थे, 40 रुपए पर यूनिट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी। तो इसका मतलब लास्ट ईयर 48 लाख हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी, जो कि 2016 में विल इंक्रीज बाय 10%। तो आंसर विल कम 52,80,000। आंसर विल बी 52,80,000। अब यहां पे काफी सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट देखते हैं यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए और 10% का इंक्रीज। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 40 में 10% ऐड करते हैं 44, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1,60,000 से। अगर आप 44 करके उसको 1,60,000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इससे आपका इफेक्ट, यूनिट का इफेक्ट भी आ जाएगा कि 1,20,000 से 1,60,000 यूनिट जो हुई, उसकी वजह से जो कॉस्ट में चेंज हुआ वो भी आ जाएगा। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अगर 1,20,000 यूनिट से 1,60,000 यूनिट पे आए हो, इससे फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट पे प्रोडक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ सकती है, लाइक रेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं। क्या रेंट अगर 2015 में आपका हर महीने 50,000 रुपए पर मंथ चल रहा है, तो क्या नॉर्मली 2016 में भी 50,000 रुपए पर मंथ चलता है? प्रैक्टिकली बात करूं, नहीं, क्योंकि हर 11 महीने के बाद रेंट इंक्रीज किया जाता है, रेंट एग्रीमेंट नया बनता है, उसमें नॉर्मली 10 to 20% का रेंट इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड कॉस्ट लॉन्ग टर्म में कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है, लेकिन उस पे प्रोडक्शन यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं कि लास्ट ईयर टोटलिटी में 48 लाख थी, जो कि अगर 10% बढ़ जाएगी तो इट विल बी 52,80,000। लाइक अगर मैं कहूं रेंट पिछले साल 50,000 रुपए था और वो अगर 10% बढ़ जाता है, तो आप पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए नहीं जाओगे, आप कहोगे सर 55,000 हो जाएगा। तो दैट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ आंसर नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लो। इसके बाद देखो, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट हमने देखा, उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना पार्ट वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स है। अगर हमें अलग अलग करना पड़ जाए तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं
सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है। देखो इसके लिए एक एग्जांपल है, यहां पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहां पे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 यूनिट बनाती है तो उनकी टोटल कॉस्ट 100 रुपीज की आती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन 10 यूनिट किसी प्रोडक्ट की बनाती है तो 100 रुपीज की कॉस्ट आती है, और यही अगर 11 यूनिट्स बनाए तो 108 रुपए की कॉस्ट आती है। कॉन्सेंट्रेट करो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन पे। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसपे प्रोडक्शन यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 10 यूनिट बना रहे हो तो इसके अंदर जितना फिक्स्ड पार्ट होगा, 11 यूनिट बनाओगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट तो उतना ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब जितनी फिक्स्ड कॉस्ट यहां लिखी हुई होगी उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट यहां भी लिखी हुई होगी। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चलती है। अगर आप 10 यूनिट बनाओगे तो कुछ अलग होगी, 11 यूनिट बनाओगे तो कुछ अलग होगी। इसका मतलब ये जो 100 रुपए से आपकी 108 रुपए की कॉस्ट हो गई, ये जो 8 रुपए का फर्क आया, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिक्स्ड कॉस्ट का फर्क है या फिर वेरिएबल कॉस्ट का फर्क है, तो आंसर है सर ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जितनी यहां लिखी हुई है उतनी ही यहां पे भी लिखी हुई है। हाँ, 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई होगी, जिसकी वजह से ये 8 रुपए आपके बढ़ गए। तो इसका मतलब ये 8 रुपए आपकी कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि सर ये 8 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है 1 यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए है और अगर आपसे एग्जांपल 10 यूनिट बनाओ तो इसका मतलब सर 80 रुपए, और यही अगर मैं कहूं 11 यूनिट बनाओ तो सर इसका मतलब 88 है। और आपकी जो टोटल कॉस्ट गिवन है वो है आपकी 100 रुपए और 108 रुपए। तो इसका मतलब यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर 20 रुपए, और यहां पे कितनी है सर सेम 20 रुपए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटलिटी में कांस्टेंट ही रहेगी, भले ही आप 10 यूनिट बनाओ, भले ही आप 11 यूनिट बनाओ। तो अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो, और हमें इसको वेरिएबल और फिक्स्ड पार्ट में अलग अलग करना हो, तो हम इसके लिए 3 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहले स्टेप में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दूसरे स्टेप में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरे स्टेप में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर कैसे? इसके लिए 3 स्टेप्स है। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट। मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली बात करूं, कॉस्ट 100 से 108 हो गई, तो कॉस्ट में चेंज हो गया 8 रुपए का, डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट या वॉल्यूम, जो कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स में हो सकता है या नंबर ऑफ आवर्स में भी हो सकता है। मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली ये नंबर ऑफ यूनिट्स में था। 10 यूनिट से जब आप 11 यूनिट पे गए, 1 यूनिट का चेंज, तो 8 डिवाइडेड बाई 1, 8 रुपए। जब आपको ये पता चल गया 8 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट है, तो गो टू स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला, कितनी नंबर ऑफ यूनिट बना रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। 10 यूनिट बना रहे थे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 यूनिट बना रहे थे तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब आपको ये पता चल गया कि टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल पार्ट इतना है, तो सिंपल सी बात है, बचा हुआ पार्ट आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो स्टेप नंबर 3 में वी हैव टू कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस
टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन यूनिट या फिर प्रोडक्शन आवर्स। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स। और थर्ड स्टेप, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इश्यू ये है कि मैंने तो यहाँ पे 10 यूनिट और 11 यूनिट दोनों पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाई। क्या एग्जाम में हमें दोनों पे कैलकुलेशन दिखानी है? ऑफ कोर्स नहीं। आप 10 या 11 यूनिट दोनों में से कोई भी एक लेवल पिक कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 में 10 यूनिट पिक करते हो, सही है, 11 करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन while calculating total variable cost any level of output 10 यूनिट या 11 यूनिट can be considered, लेकिन same level of output should be considered for calculation of fixed cost। अगर आप स्टेप 2 में 10 यूनिट कंसीडर करके चल रहे हो तो स्टेप 3 में आप जब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कंसीडर करोगे तो टोटल कॉस्ट भी 10 यूनिट की ही होनी चाहिए, गलती से वो 11 यूनिट की नहीं लेनी। तो आप माइंड में पहले से ही सेट कर लो कि आप 10 यूनिट के अकॉर्डिंगली जाओगे कि 11 यूनिट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो आनी है वो तो सेम ही आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक सेकंड नोट भी है, इफ देयर आर मोर देन 2 लेवल्स ऑफ आउटपुट। मैंने एग्जांपल में आपको 10 यूनिट और 11 यूनिट ही लेकर बताया। मान लो 10 यूनिट, 11 यूनिट और 12 यूनिट 3 लेवल पे मेरे पास टोटल कॉस्ट गिवन हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल शुड बी कंसीडर्ड। तो फिर हम क्या करते हैं, 10 यूनिट जो मिनिमम है और 12 यूनिट जो कि मैक्सिमम है उसका डेटा कंसीडर करते हैं। हालांकि 10 और 11 को लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 और 12 को लेने पर भी आंसर सेम ही आता है, बट इन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ही लेते हुए चलना है, तो हम इनकी रेस्पेक्ट करते हुए वही 2 लेवल कंसीडर करते हुए चलें। तो एक हेडिंग डालो, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये एग्जाम्पल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हम कुछ क्वेश्चन अभी करके देखने वाले हैं। तो आप सिंपल 3 स्टेप्स और ये जो 2 नोट है ये कॉपी करो। इसके बाद देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ द ईयर 2012-13 ऑफ एबीसी लिमिटेड। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उनका 2012-13 ईयर के पहले 2 क्वार्टर का कुछ डेटा गिवन है। फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन यूनिट है 36,000, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आई 2,80,000। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब इसके अंदर कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स है। क्वार्टर सेकंड में जब इन्होंने 42,000 यूनिट बनाई तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आई 3,10,000। You are required to segregate the semi variable cost। हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना है और कैलकुलेट करके देना है। फर्स्ट स्टेप दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और लास्ट थर्ड स्टेप दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो बीच में हम अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट तो करेंगे ही करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले आओ जरा आंसर पे, और सबसे पहले हेडिंग डालो आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2,
segregation of semi variable cost into fixed and variable cost. Segregation of semi variable cost into fixed and variable cost. सबसे पहले हम अपना स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फॉर्मूला लगाएंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट या वॉल्यूम, एक ही बात है. क्वेश्चन में देखो जरा, चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट 2,80,000 से बढ़कर 3,10,000 हो गई, तो इसका मतलब कॉस्ट में चेंज आ गया 30,000 का. 3,10,000 माइनस 2,80,000, 30,000 रुपए कॉस्ट का चेंज आ गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट यूनिट 36,000 से 42,000 यूनिट हो गई, तो यूनिट में चेंज आ गया आपका 6,000 का. 42,000 माइनस में 36,000, तो ये आ गया आपका 5 रुपए पर यूनिट. इसका मतलब एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए है. इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. यहां पे यू हैव टू डिसाइड कि आप 36,000 यूनिट का लेवल लोगे कि 42,000 का. आप कोई भी ले सकते हो. मैं यहां पे क्वार्टर 1 कंसीडर कर रहा हूं 36,000 यूनिट्स. आप कुछ भी कंसीडर करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम है. अगर मैं 36,000 यूनिट कंसीडर करता हूं तो 36,000 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए की, तो इट विल बी 1,80,000. 1,80,000 रुपए की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जब आप 36,000 यूनिट बना रहे. नाउ वी हैव टू अप्लाई स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, जब आप 36,000 यूनिट बना रहे थे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही थी 2,80,000, जिसमें से आपने कैलकुलेट किया कि 36,000 यूनिट पे 1,80,000 रुपए जो है वो तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो बैलेंस जो है 1,00,000 रुपए वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है. अगर आप यहाँ पे 42,000 का लेवल लेते तो 42,000 इंटू 5 ये 2,10,000 आ जाता, और यहाँ पे आप 3,10,000 में से 2,10,000 माइनस करते तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1,00,000 रुपए ही आती. तो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जून 2009 में पूछा भी गया था. 5 मार्क्स की इसकी वेटेज थी. इसको आप कॉपी कर लो. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखो. क्वेश्चन नंबर 3, टोटल कॉस्ट कह दो चाहे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह दो, एक ही बात है, जो ऑफ 2,000 यूनिट इज 32,000. जब आप 2,000 यूनिट बना रहे हो तो आपकी टोटल कॉस्ट 32,000 आ रही है, एंड फॉर 3,200 यूनिट जब आप बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट 38,000 आ रही है. क्वेश्चन कहता है केवल और केवल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना थर्ड स्टेप है, तो इसके लिए आपको पहला और दूसरा स्टेप भी अप्लाई करना पड़ेगा. बनाओ जरा आंसर नंबर 3 अपने आप करके देखो. आंसर नंबर 3, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. फॉर्मूला हम यूज करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट. क्वेश्चन ने कहा हमारी कॉस्ट 38,000 हो गई,
32,000 से, इसका मतलब कॉस्ट में चेंज आ गया 6,000 रुपए का। कब? जब आपने यूनिट 2,000 से 3200 कर दी। 2,000 से जब आपने यूनिट अपनी 200 कर दी, ये आ गया आपका 5 रुपए पर यूनिट, सेम ही आ रहा है 5 रुपए पर यूनिट। सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे हम, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और मैं यहां पे लेवल पिक कर रहा हूं फर्स्ट लेवल ही 2000 यूनिट का। आप चाहो तो 3200 यूनिट का लेवल भी पिक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ यूनिट 2000, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 5 रुपए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 10,000। गो टू स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आप 2000 यूनिट बना रहे थे तो आपकी टोटल कॉस्ट थी 32,000, जिसमें से 10,000 रुपए हमने कैलकुलेट किया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो बैलेंस जो है 22,000, दैट विल बी योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज योर आंसर। इसको आप कॉपी कर सकते हो। बेटर तो ये है, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखो, आंसर मैच करो। आंसर मैच होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अगर कॉपी करोगे साथ साथ तो फिर कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं हो पाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फॉर ए डिपार्टमेंट द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इज ₹2.5 पर आवर। ये तो ओवरहेड रेट का एक स्टैंडर्ड सेट किया कंपनी ने कि 1 घंटे काम करेंगे तो ₹2.5 तक की कॉस्ट आएगी। ऐसा कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, इसकी हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है। एंड द ओवरहेड अलाउंसेस आर एज फॉलोज। लेकिन ओवरहेड के जो खर्चे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक्टिविटी लेवल इस बार यूनिट में ना देकर आवर्स में गिवन है, तो आप घंटों के अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करो, यूनिट के बेसिस पे करो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बजटेड ओवरहेड अलाउंसेस गिवन है कि अगर हम 6,000 घंटे काम करेंगे तो 20,000 का खर्चा आएगा। 14,000 आवर्स काम करेंगे तो 36,000 का एक्सपेंस आएगा। और 22,000 आवर्स की वर्किंग करेंगे तो 52,000 का एक्सपेंस आएगा। ऐसा कंपनी का मानना है। और क्वेश्चन कहता है फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे आपके पास 2 से ज्यादा एक्टिविटी लेवल गिवन है, तो हम यहां पे लोएस्ट और हाईएस्ट दैट इज 6,000 आवर्स और 22,000 आवर्स का लेवल पिक करके चलेंगे, जो कि कॉस्ट होगी 20,000 और 52,000। बस बाकी तो वही 3 स्टेप्स अप्लाई करने हैं जो हम अभी अप्लाई कर रहे थे। अपने आप करके देखो, नहीं हो तो ही मेरा वीडियो आगे देखना। हेडिंग है आंसर, हेडिंग डालो आंसर नंबर 4, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप नंबर 1 होगा आपका कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is equal to change in cost divided by change in output or volume that is in hours in that question। चेंज इन कॉस्ट की बात करूं, हम हाईएस्ट और लोएस्ट पिक करेंगे। 20,000 लोएस्ट कॉस्ट है और हाईएस्ट है 52,000। तो चेंज इन कॉस्ट 52,000 माइनस 20,000 दैट इज 32,000 कॉस्ट में चेंज है, डिवाइडेड बाय चेंज इन आवर्स 6,000 और 22,000, 16,000 घंटे का आवर्स में फर्क है। तो जब 16,000 आवर्स में फर्क होगा तो कॉस्ट में फर्क होगा 32,000 का। तो ₹2 पर आवर, ₹2 पर आवर जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहां पे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बजाय पर आवर लिख लो। सेकेंड स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह आप नंबर ऑफ आवर्स कर लो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की जगह वेरिएबल कॉस्ट पर आवर कर दो। यहां पे भी मैं जो पिक कर रहा हूं वो मैं लेवल पिक कर रहा हूं फर्स्ट लेवल ही 6000 आवर्स का। 6000 आवर्स की अगर आप वर्किंग करोगे और 1 घंटे में अगर 2 रुपए का खर्चा आएगा तो 12,000 रुपए तो आपका वेरिएबल का खर्चा होगा। तो थर्ड स्टेप, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आप 6000 घंटे काम कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आप कह रहे हो 20,000 रुपए का खर्चा होगा और इस 20,000 रुपए में हमने कैलकुलेट कर लिया कि 12,000 रुपए तो आपका वेरिएबल पार्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली 8,000 रुपए जो है दैट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज द सिंपल आंसर नंबर 4। बस यूनिट की जगह आपके पास आवर्स गिवन है और 2 की बजाय आपके पास 3 एक्टिविटी लेवल गिवन है। तो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दैट इज लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल का डेटा पिक करके चलो। हालांकि आप अगर देखोगे क्वेश्चन में अगर मैं फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड लेवल भी पिक करता तो आंसर मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए ही आएगा और टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी 8,000 रुपए ही आएगी। इसको आप कॉपी कर लो। और एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे ट्राई करते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। A plant produces a product in the quantity of 10,000 units at a cost of ₹3 per unit। एक प्लांट में जब आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो 3 रुपए कॉस्ट पर यूनिट आती है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए की आती है। यही अगर इफ 20,000 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड द कॉस्ट पर यूनिट विल बी 2.5। अगर आप 20,000 यूनिट बनाते हो तो फिर 2.5 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। 20,000 इंटू 2.5 50,000 की कॉस्ट आएगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 रुपए है और आप इस माल को मार्केट में 4 रुपए पर यूनिट में सेल करते हो जिसकी हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है और क्वेश्चन हमसे केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जानना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, 10,000 इंटू 3 30,000 और 20,000 इंटू 2.5 50,000। 30,000 और 50,000 कॉस्ट में चेंज है 20,000 का। कब? जब आपकी यूनिट में 10,000 का चेंज है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए पर यूनिट आएगी। शो कर देते हैं, हेडिंग डालो आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट और वॉल्यूम। इसके लिए हमें चेंज इन कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन दिखानी है टोटल कॉस्ट की। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट कैसे दिखाएंगे कि हम अगर 10,000 यूनिट बनाते हैं तो उस सिचुएशन में 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए की कॉस्ट आएगी और यही जब आप 20,000 यूनिट बनाने की बात करते हो तो आपकी कॉस्ट 20,000 इंटू 2.5 50,000 आएगी। तो अगर मैं कॉस्ट में चेंज की बात करूं तो दैट विल बी 20,000 50,000 माइनस में 30,000 और यूनिट में चेंज हो गया आपका 20,000 हो गई 10,000 से तो यूनिट में चेंज है 10,000 का। तो 20,000 माइनस 10,000 तो ये आ जाएगा आपका 2 रुपए पर यूनिट। दिस इज योर आंसर नंबर 5। इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट था ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, टोटलिटी में इन प्रोपोर्शन विद आउटपुट चेंज हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, टोटलिटी में कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट फ्लक्चुएट करेगी विद द चेंज इन प्रोडक्शन। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज तो होगी, लेकिन नॉट इन द प्रोपोर्शन इन विच आउटपुट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट और आवर्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन। सेकंड स्टेप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आवर्स इनटू में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर आवर। स्टेप नंबर 3, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों में से जो क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा लेवल गिवन होते हैं, उनमें से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट के टाइम पे कोई भी लेवल कंसीडर कर सकते हो, बट सेम लेवल शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर 2 से ज्यादा लेवल गिवन हो, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल आपको पिक करते हुए चलना है। और हमने इस पे 4-5 क्वेश्चन भी देख लिए। हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी बाई चांस आ जाए तो हमें आना चाहिए। और दूसरा, इसका एप्लीकेशन हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में भी देखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। इसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन आता है हमारा कॉस्ट का, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। किसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके बेसिस पे कॉस्ट को 2 पार्ट में एनालाइज कर दिया गया। अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको बोल दिया गया कंट्रोलेबल कॉस्ट, और अगर किसी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो दैट इज नॉन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। किसी भी ऐसी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है जो कि वेस्ट हो रही हो। जैसे मान लो एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगने चाहिए, लेकिन वर्कर फालतू गपशप वगैरह करके 5 घंटे लगा देता है। तो सिंपल सी बात है, अगर सुपरविजन अच्छा होगा तो उन घंटों को सेव किया जा सकता है, उस कॉस्ट को सेव किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 घंटे में एक यूनिट को बनने में 3 घंटे लगने ही लगने हैं, तो सिंपल सी बात है, उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है? एक कंट्रोलेबल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन एट ए गिवन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक पर्सन किसी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है। कंट्रोलेबल कॉस्ट जो होती है वो नॉट टोटली कंट्रोलेबल। ऐसा नहीं है कि वो टोटली कंट्रोलेबल होती है। ऐसा नहीं कि आप वर्कर को 1 मिनट भी बात ही नहीं करने दोगे, नहीं, चलेगा, बात करो, बट टाइमली आप काम को कंप्लीट करके दो। सम कॉस्ट आर पार्टली कंट्रोलेबल बाय वन पर्सन एंड पार्टली बाय अनदर। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसपे थोड़ा कंट्रोल एक मैनेजर का है, थोड़ा कंट्रोल दूसरे मैनेजर का है। जैसे मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी होता है। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी के खर्चे की मैं बात करूं, मेंटेनेंस करना मेंटेनेंस मैनेजर का काम है, लेकिन उस मशीन पे काम करना तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। अब अगर मेंटेनेंस मैनेजर अच्छे से मेंटेनेंस करे, बट प्रोडक्शन मैनेजर अगर उस पर प्रोडक्शन ढंग से ना करवाए, तो उस सिचुएशन में मशीन बार बार खराब होगी और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन मैनेजर ठीक से काम करे, मेंटेनेंस मैनेजर उसको ठीक से सही ना करे, तो मशीन बार बार खराब होगी। दोनों ही अगर ढंग से काम ना करे, तो कभी मेंटेनेंस मैनेजर की गलती की वजह से और कभी प्रोडक्शन मैनेजर की गलती की वजह से मशीन खराब होगी और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो इस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कौन कंट्रोल कर सकता है? मेंटेनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेंटेनेंस कॉस्ट, वही एग्जांपल है जो मैंने बताया, कैन बी कंट्रोल्ड बाय बोथ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजर। एक्सेस स्क्रैप अगर होता है तो मे अराइज फ्रॉम इनएडिक्वेट सुपरविजन।
वर्कर काम कर रहे हैं, 2 kg रॉ मटेरियल से 1 यूनिट बननी चाहिए, लेकिन वर्कर 4-4, 5-5 kg रॉ मटेरियल यूज करके 1 यूनिट बना रहे हैं। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होगा तो कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन कंट्रोल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो टोटली कंट्रोलेबल हो सकता है वो पार्टली कंट्रोलेबल बाय वन पर्सन और पार्टली कंट्रोलेबल बाय अनदर पर्सन हो, लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमने एग्जांपल देखा, मेंटेनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। एक दूसरा एग्जांपल सुपरवाइजर का गिवन है कि सुपरवाइजर अगर अच्छा सुपरविजन करे तो उसकी वजह से एक्सेसिव जो स्क्रैप हो रहा होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अनकंट्रोलेबल सिंपल है, जिस कॉस्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, दिस इज नॉन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एट एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन। और मेनली अगर बात करें, जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो शॉर्ट टर्म में अनकंट्रोलेबल होती है। अगर एक बिल्डिंग है जिसमें आपका अच्छा खासा काम चल रहा है तो आप उसका जो रेंट है उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो इवन बढ़ेगा, 50,000 है, अगले साल 55,000 होगा, उससे अगले साल 60,000 भी हो जाएगा। आप उसको शॉर्ट टर्म पीरियड में कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं ये नहीं कहूंगा कि कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल के बाद आप अपनी बिल्डिंग खुद की खरीद लो और उस सिचुएशन में जो रेंट का खर्चा है वो आपका खत्म हो जाए। तो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल को कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ टोटली कंट्रोलेबल नहीं है, 1 पर्सन या 2 पर्सन मिलकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल, अनकंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट जो नॉर्मली होती है, दिस इज द अनकंट्रोलेबल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मई 2018 में, आईपीसी मतलब ओल्ड सिलेबस जो था अपना सीए का इंटर का, उसमें पूछा गया, क्वेश्चन था डिस्कस कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी के बेसिस पे वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 ही कॉस्ट बन रही है, हर एक कॉस्ट का एक एक नंबर आप मान के चलो तो 3-3, 4-4 लाइनें आप कॉस्ट में मेंशन कर सकते हो। हेडिंग डालो अपने रजिस्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, और इस स्लाइड को एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। इसके बाद थर्ड जो क्लासिफिकेशन है हमारा, जो कि ऑफ कोर्स लास्ट क्लासिफिकेशन ही है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। कि जब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेती है, डिसीजन किस तरीके की, एक नई मशीन खरीदना चाह रहे हैं, खरीदे कि ना खरीदे, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में, करें कि ना करें, मटेरियल मैं खुद ही बना लूं कि बाहर से खरीद के लाऊं, तो ये सारे के सारे डिसीजन है और ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। तो उन डिसीजन को लेने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट है जो कि कंसीडर करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, तो उस सीक्वेंस में हमें यहाँ पे 5 तरीके की कॉस्ट है जो कि डिस्कस करनी है। पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपके लिए नया नहीं होता, फाउंडेशन वगैरह में पढ़ के आते हो। इंप्यूटेड कॉस्ट भी वर्ड तो सुना हुआ होता है आपने,
संक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट। तो देखो नॉर्मली ये जो कॉस्ट है इनके नाम तो आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में सुने हुए होते हैं, इनका मीनिंग वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर आप किसी एक ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करते हो तो उसके लिए अगर आपने कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव जो आपके पास है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो दिस सैक्रिफाइस कॉस्ट इज नॉन एज, दिस सैक्रिफाइस बेनिफिट इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मुझे उस पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है जिसपे मुझे से एग्जांपल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, एक नई मशीन खरीदूंगा जिसमें 3 लाख रुपए लगेंगे और मैं क्या करता हूं, बैंक से 3 लाख रुपए विड्रॉ करके उस मशीन में लगा देता हूं। तो इस मशीन में 3 लाख रुपए लगाने की वजह से मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर हो रही है, जो 3 लाख रुपए पे 5% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था बैंक से, वो अब नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर परचेजिंग द मशीन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट सैक्रिफाइस। मैंने क्या सैक्रिफाइस किया, 3 लाख रुपए पे 5% का इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और वो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, मैंने मशीन खरीदी। एग्जाम्पल क्या है, वैसा सही एग्जाम्पल की मैंने जो मैंने बताया, ए फर्म फाइनेंसिंग इट्स एक्सपेंशन प्लान। एक फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, कैसे, बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है उसको विड्रॉ करके। इन सच ए केस जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा ऑन द बैंक डिपॉजिट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेंशन प्लान। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बेनिफिट इज सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, मई 15 में क्वेश्चन पूछा गया और मई 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मीनिंग मेंशन कर सकते हो। हेडिंग डालो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको कॉपी करो। सेकेंड कॉस्ट है हमारी इंप्यूटेड कॉस्ट। देखो इंप्यूटेड कॉस्ट जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको नॉशनल कॉस्ट भी बोल दिया जाता है और इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। ये क्या है, मान लो मेरी खुद की बिल्डिंग है, मेरी खुद की बिल्डिंग है और मैं उसमें बिजनेस स्टार्ट करता हूं। अब मेरी अगर खुद की बिल्डिंग है तो मैं उसके लिए कोई रेंट तो पे करूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं किसी डिसीजन को लेने के लिए कि मुझे ये बिल्डिंग रेंट पे देनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, रेंट की एक नॉशनल, नॉशनल मतलब इमेजनरी, नॉशनल का मतलब होता है इमेजनरी, हाइपोथेटिकल, इमेजनरी या फिर इसको हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हो आप। इमेजनरी और हाइपोथेटिकल वैल्यू कि अगर इस बिल्डिंग को रेंट पे देता तो कितना मिल जाता, से एग्जांपल 40,000, और अगर बिजनेस कर रहा हूं 30,000 ही कमा रहा हूं,
तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब तो आपको बिजनेस ना करके बिल्डिंग को रेंट पे ही देना चाहिए था। तो इस तरीके के जो डिसीजन होते हैं उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉशनल कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं, उन चीजों की जिसके लिए हमें एक्चुअल में कोई कैश पे नहीं करना होता। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले इज इम्प्यूटेड कॉस्ट। मेरी खुद की बिल्डिंग है तो मुझे उसके लिए कोई रेंट तो नहीं पे करना पड़ेगा, फिर भी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन पर्पज के लिए उसका रेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर करके चलूंगा ताकि मैं सही से डिसीजन ले सकूं। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ कैपिटल जो मेरी है वो बिजनेस में लगा दी, तो इंटरेस्ट ऑन ओवन कैपिटल द पेमेंट फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड। अब उसके लिए मुझे एक्चुअल में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा, लेकिन फिर भी मैं उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर करके चलूंगा नॉशनल बेसिस पे, ताकि मैं डिसीजन सही से ले सकूं। यहां पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट में थोड़ा सा डाउट रहता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है मुझे कुछ मिल रहा था उसको मैंने सेक्रीफाइस किया है। इंप्यूटेड कॉस्ट में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मेरे पास जो चीज रखी है वही मैंने अपने लिए यूज कर ली और उसके लिए मुझे कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। दिस इज द इंप्यूटेड कॉस्ट। दोनों में क्या फर्क है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ था जिसपे इंटरेस्ट आ रहा था वो विड्रॉ करके मैंने बिजनेस में लगाया तो मुझे एक नुकसान हुआ। यहां पे मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, मैं उसको रेंट पे नहीं दे रहा था, दिया भी नहीं, ना देने वाला हूं, बिजनेस शुरू कर लिया तो बस मैं रेंट को कंसीडर करके चल रहा हूं कि अगर देता तो कितना रेंट आता, उसको कॉस्ट में कंसीडर कर लिया। तो वहां पे एक्चुअल में एक इनकम आ रही थी जिसको सैक्रिफाइस किया, यहां पे एक्चुअल में कोई इनकम नहीं आ रही थी, बस मैंने यूज कर लिया तो मुझे उसके लिए कोई आउटफ्लो पे नहीं करना पड़ रहा। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी संक कॉस्ट। देखो नाम से ही क्लियर है, संक का मतलब होता है डूब जाना। तो वो कॉस्ट जो डूब चुकी है, और वो सारी की सारी कॉस्ट डूब चुकी होती है जो कि आप पास्ट में इनकर कर चुके हो, आज आप सीए इंटर लेवल पे बैठे हो, आज आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो। अब अगर इंटरमीडिएट लेवल पे बैठकर आप फाउंडेशन में जो कॉस्ट आपकी इनकर हुई थी उसकी बात करो, तो क्या फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए कि मुझे फाइनल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्वालिफाइड होने के बाद जॉब करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए ये जो फाउंडेशन का खर्चा आपका लग चुका है इसकी कोई रेलेवेंसी है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो कॉस्ट तो चली गई जो बाद में कभी भी अब रिकवर होनी ही नहीं है। तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट जो कि इनकर हो चुकी है पास्ट में, आर नॉन एज संक कॉस्ट एंड दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करंट पीरियड। और अब इसका कोई भी यूज नहीं है डिसीजन मेकिंग। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट तो डिसीजन मेकिंग में कंसिडर की जाती है और संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। एक एग्जांपल भी है, इन द केस ऑफ ए डिसीजन किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ए मशीन। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई मशीन होगी और अब वो क्या चाह रहे हैं कि इस एग्जिस्टिंग मशीन को हटाकर इसकी जगह दूसरी मशीन लाई जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन किया जाए। तो जो परचेज कॉस्ट थी एग्जिस्टिंग मशीन की, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन है जिसको आपने 2, 4, 5 साल पहले कभी खरीदा होगा, उसकी परचेज कॉस्ट क्या रेलिवेंट है? ऑफ कोर्स नहीं, इज ए संक कॉस्ट, क्योंकि वो परचेज कॉस्ट रिकवर तो होनी नहीं है एंड देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड। तो आज तो अगर मैं बात करूं तो जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी आज मार्केट में क्या रीसेल वैल्यू है उसकी कहीं ना कहीं रेलेवेंसी है, ना कि जब 2, 4 साल पहले खरीदा था तब कितना पे किया था, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो संक कॉस्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में इनकर हो चुकी है, अब वापस रिकवर नहीं होने वाली, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है। एक एग्जांपल
रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन के केस में परचेज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन इज द संक कॉस्ट। कॉपी करो जरा, इंप्यूटेड कॉस्ट, हेडिंग डालो इंप्यूटेड कॉस्ट और इसको कॉपी करो। संक कॉस्ट भी कॉपी करो। मई 2015 में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संक कॉस्ट। तो आप इसमें संक कॉस्ट पे एक शॉर्ट नोट मेंशन कर सकते हो कि संक कॉस्ट एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो पास्ट में इनकर हो चुकी होती है, रिकवरी अब उसकी पॉसिबल नहीं है और डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है। एक एग्जांपल इसके अंदर मेंशन कर दो, क्वेश्चन भी कॉपी कर लो। ये इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द अपोजिट ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट। अपोजिट ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट, क्योंकि इंप्यूटेड कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है और एक्सप्लिसिट उसका उल्टा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में कोई भी कैश आउटले नहीं होता, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एक्चुअल में कैश आउटले होगा। बिल्डिंग मैंने रेंट पे ले रखी है, हर महीने 50,000 रुपए का रेंट पे करता हूं, दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज नॉन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। इस केस में आपकी जेब से पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा बिजनेस से, तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इसको बोल दिया जाता है। इट रेफर टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास से पैसा जाएगा, कैश का मतलब कैश नहीं, चेक भी जाए तो भी कवर्ड है। दीज पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैन बी इजीली मेजर। और इनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करते हैं और इजीली इसको मेजर भी किया जा सकता है। जैसे इम्प्लिसिट कॉस्ट के केस में मैं कह रहा था, इंप्यूटेड कॉस्ट में अगर ये बिल्डिंग रेंट पे देता तो कितना मिलता, उसका मेजरमेंट मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, 50,000 रुपए पे कर रहा हूं, तो उसका मेजरमेंट तो पता ही है, 50,000 रुपए ही है। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो आप सैलरी पेड करते हो। अगर आपने लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। एक्चुअल में आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इजीली मेजर किया जा सकता है। स्टाफ की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हेडिंग डालो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इसको कॉपी करो। मई 2014 में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी
शटडाउन कॉस्ट, 4 कॉस्ट हो गई आपकी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा था इंप्यूटेड कॉस्ट, तीसरा था आपका ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जिसको आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हो, और बीच में हमने देखा था एक कॉस्ट और देखी थी, संक कॉस्ट भी देखा था। लास्ट जो फिफ्थ है वो है आपका शटडाउन कॉस्ट। देखो सिंपल सी बात करूं, शटडाउन का मतलब टोटली बंद करना नहीं होता, शटडाउन का मतलब टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज करना होता है। तो शटडाउन कॉस्ट वो कॉस्ट है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज करती है इस उम्मीद में कि हम 2 से 3 महीने 6 महीने के बाद इस बिजनेस को रीओपन करेंगे। तो जब वो टेम्परेरी बेसिस पे अपने बिजनेस को क्लोज करती है तो उस क्लोज के टाइम पे भी अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रही होती है तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज शटडाउन कॉस्ट। जैसे कि मैंने एक फैक्ट्री के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है जिसका रेंट जाता है 50,000 रुपए, और मेरा सीजनल बिजनेस है, 9 महीने काम रहता है और 3 महीने काम नहीं रहता। तो मैं क्या करता हूं, उन 3 महीनों में अपनी फैक्ट्री को ताला लगा देता हूं, 3 महीने के बाद वापस फैक्ट्री ओपन कर लेता हूं। लेकिन क्या जब 3 महीने के लिए मैंने अपनी फैक्ट्री पे ताला लगाया, क्या रेंट मुझे पे नहीं करना पड़ रहा? बिल्कुल पे करना पड़ रहा है। तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज शटडाउन कॉस्ट। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज करती है फिर भी कोई कॉस्ट अगर इनकर होती रहती है तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज शटडाउन कॉस्ट। देखो क्या मीनिंग लिखा हुआ है, दोज कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड, कब? इवन व्हेन ए प्लांट इज टेम्परेरी क्लोज्ड। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है मेनली which cannot be avoided during the temporary closure of the plant are covered in the shutdown cost, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया रेंट ऑफ द बिल्डिंग। एग्जांपल में रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, साथ में जो प्लांट वगैरह हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट भी आपका चलता रहेगा। तो हेडिंग डालो शटडाउन कॉस्ट। एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 2 बार पूछा गया, मई 2012 और सीए इंटर ओल्ड सिलेबस में नवंबर 2018 में। क्वेश्चन था स्टेट द टाइप ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। हम जो पीछे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ के आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस। क्वेश्चन ने 3 पॉइंट दिए और कहा बताओ ये कौन सी कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो। आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, ये तो इंप्यूटेड कॉस्ट है, ऑल्सो नॉन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑल्सो नॉन एज नॉशनल कॉस्ट। विड्रॉ किया आपने मनी फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग न्यू मशीन फॉर एक्सपेंशन पर्पज, माइंड में आ जाना चाहिए ये तो हमें इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्परेली क्लोज, तो ये तो शटडाउन का पॉइंट है, तो दिस इज नॉन एज शटडाउन कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लो। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, 3 स्टेप्स। और जो हमने 5 क्वेश्चन किए वो 5 क्वेश्चन भी देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, और ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्पस इम्प्लिसिट कॉस्ट कह दो, इंप्यूटेड कॉस्ट कह दो, साथ में एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट। ये 5 तरीके की कॉस्ट हमें माइंड में रखनी है। और जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं
वो भी हमने साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में आप ये रिवाइज करके आओ, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है 3 पार्ट्स के अंदर। पहला हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, दूसरे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, और तीसरा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखा। ये जो पहला चैप्टर है थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में कि हमारे सिलेबस में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है और 20 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आता है जो कि चॉइस में आता है। तो अगर आप 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल करके जाते हो, अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी स्किप करके नहीं जाते, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरी सारी की सारी छोड़कर जा सकते हो। हालांकि हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि ये बेसिक है, और ये जो वर्डिंग आप पहले चैप्टर में देख रहे हो, ये सारी की सारी वर्डिंग्स आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होते हुए देखने को मिलेगी। तो हमें अब इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है ताकि हम आगे के चैप्टर को इजीली समझ सकें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।